हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा आज नए लेक्चर में एक बिल्कुल नए टॉपिक की चर्चा शुरू करेंगे। इस यूनिट का चैप्टर नंबर 2 कराने जा रहे हैं। बेटा पहले यूनिट का नाम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ा हमने, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स। तो एक न्यूमेरिकली बेस्ड चैप्टर था जिसमें हमने थियोरेटिकली भी बातें पढ़ी और बेटा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी कर लिए। उस दिन यहीं पर हम शायद 17 तक पहुंच चुके थे और मैंने 25 तक कह दिया था होमवर्क है, तो प्रॉब्लम हो वो भी देख लेते हैं अभी। और बेटा इसी यूनिट का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लाई। मैं आपको बात बता देता हूँ, आज मैंने 2 टॉपिक कराने हैं, ठीक है ना। दोनों पेपर में रिपीटेडली आई है, रिपीटेडली। जब करेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चन आप देखोगे एक ही पेपर में दोनों, एक ही पेपर में दोनों, एक ही पेपर में दोनों हमेशा है, हमेशा लगातार 10 के 10 सालों। आप इससे इंपॉर्टेंट समझ सकते हो इस चीज की। मल्टीप्लायर मैं करूंगा दूसरे नंबर पे, पहले टॉपिक स्टार्ट करूंगा इक्विलिब्रियम। बेटा जब मैं मल्टीप्लायर कराऊंगा तो मैं बता देता हूँ न्यूमेरिकल हर साल आता है, उसका कोई साल ही नहीं है जिस साल न्यूमेरिकल नहीं आया मल्टीप्लायर का। या तो वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर या न्यूमेरिकल, एक साल वर्किंग आ जाती है, एक साल न्यूमेरिकल आ जाता है। और इक्विलिब्रियम हर साल आता है। कहाँ से टॉपिक आता है मैं वो भी बता दूंगा आपको। चलो जी, आप सब सामने देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूं मैं इसी यूनिट का। सबसे पहले बेटा बात करेंगे इक्विलिब्रियम पर। मैं एक बात लिख रहा हूं, लो पुत्र, समझना जरा आराम से इस चीज को। बेटा कहा गया, देखो जब तक हम 11th क्लास में थे ना, जब हम इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल सप्लाई की बातें पढ़ते थे या मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई की बातें पढ़ते थे, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें ये समझाया जाता है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर अचीव होता है, वेयर डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, ठीक है ना, जो हम खुश होते रहते हैं। लेकिन बेटा जब मैं मैक्रो फैक्टर की बात करता हूँ, जहां मैं एग्रीगेट्स की बात करता हूँ, तो बेटा वहां इक्विलिब्रियम कहाँ अचीव होगा, वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। कोई और पॉइंट हो ही नहीं सकता। और बेटा एक पर्सन हुए, एक इकोनॉमिस्ट हुए, केन्स, इन्होंने एक बात की है बेटा कि सिर्फ एक पॉइंट पर इक्विलिब्रियम कभी नहीं मिलता मैक्रो इकोनॉमिक्स में। दो अलग अलग पॉइंट हैं जहां पर इक्विलिब्रियम अचीव होता है। कैसे वो दो पॉइंट को डिटरमाइन कर सकते हैं उसकी भी बात करते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पर इक्विलिब्रियम मिलेगा। हमने पढ़ा है बेटा लास्ट चैप्टर में, सबसे पहला टॉपिक ही एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था। एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होती है, सी प्लस आई। एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होती है, इनकम के, और इनकम या तो खर्च होती है या तो सेव होती है, ठीक है ना जी। दूसरा पॉइंट भी मिला मेरे को, जहां एस और आई बराबर हो जाए बेटा, वहां पर भी इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। यानी कि दो पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगा, एक एडी इज इक्वल्स टू एएस और एक बेटा वेयर एस इज इक्वल्स टू आई, ठीक है ना। इसको पेपर में बेटा इस नाम से आती है, एडी एएस अप्रोच बता दो इक्विलिब्रियम की, और ये आती है एसआई अप्रोच बता दो, ठीक है जी। तो आज दोनों देख रही है, दोनों का शेड्यूल कॉमन है। मैं आपको बताऊंगा बेटा, शेड्यूल और कर्व से एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले चलो शेड्यूल और कर्व की बात करते हैं। शेड्यूल एंड कर्व, लो जी। बेटा एक ही शेड्यूल बनाते आ रहे हैं हम, 0, 100, 200, 300, 400। मैंने ना इनकम में एक और 100 जोड़ दिया, ठीक है। उसकी वजह पता लगती है कि अभी आपको कंजम्पशन स्टार्ट्स विद 40 और गैप आना है 80 का। चलो चलते चलो, कोई दिक्कत तो नहीं। कंजम्पशन हो गई, इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हर लेवल पे कांस्टेंट। मैं अपने एग्जांपल में क्या मानता हूं, 40। सेविंग्स, इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव होती है। y का फॉर्मूला सी प्लस एस, कभी s निकालना हो तो y माइनस सी। चलो जी, y माइनस सी, -40 -20, 0, 20, 40,
एंड 60। एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट कराओ, क्या फॉर्मूला है? सी प्लस आई। एग्रीगेट सप्लाई कैलकुलेट कराओ, क्या फॉर्मूला है? सी प्लस एस या इनकम, कुछ भी कह सकता हूँ। एग्रीगेट सप्लाई तो इनकम के बराबर है, तो 0, 100, 200, 300, 400 ही लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं। 80 निकलवाना जी, सी प्लस आई, दिस प्लस दिस, 80, 160, 240, 320, 400, 480। अभी तक बताओ जी, शेड्यूल बनाने में कोई दिक्कत किसी को? शेड्यूल क्लियर है? अच्छे से बढ़ जाए आगे। बेटा कहां पर अचीव होगा इक्विलिब्रियम, ये देख लेते हैं। बेटा वेयर एडी इज इक्वल्स टू एएस और वेयर एस इज इक्वल्स टू आई। क्या आपको दिखाई दे रहा है बेटा? ये सिमिलर ही पॉइंट है, जहां एडी और एएस भी बराबर है और एस और आई भी बराबर है, यानी कि एट द इनकम लेवल ऑफ 400 इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी है बात समझने में? समझ में आई बात? कर्व से एक्सप्लेन करूं इन चीजों को। अब मैं बता रहा हूं, जो मैं कर्व से एक्सप्लेन करूंगा पेपर में 10 के 10 सालों में दिखा दूंगा, 10 के 10 सालों में एक ही टॉपिक। ठीक है जी, चलो जी। अच्छा, मैं कुछ चीजें कर्व पे जाने से पहले एक बार और बोल देता हूं। ये 4 पॉइंट दिख रहे हैं आपको इनकम के, यहां पर एडी इज ग्रेटर देन एएस, एडी इज ग्रेटर देन एएस, एडी अगेन ग्रेटर देन एएस, और बेटा अगेन एंड अगेन। 4 पॉइंट ऐसे हैं वेयर एडी इज ग्रेटर देन एएस, है ना बेटा? ये पॉइंट है वेयर एडी इज इक्वल्स टू एएस, और बेटा ये पॉइंट वेयर एडी इज लेस देन एएस। आपको अब पता लग गया होगा मैंने ये पॉइंट क्यों बनाया। अगर मैं ना बनाता तो एक्सप्लेन कैसे करता तीसरी सिचुएशन? ठीक है ना जी? तो हर चीज के पीछे लॉजिक है, वो तो पता ही है आपको। लॉजिक हो सकता है कुछ दिनों में भी आ जाए, कुछ महीनों में भी आ जाए, पर आएगा जरूर। तो बेटा अभी मैं कर्व बना रहा हूं और आराम से इस चीज को समझेंगे। मान लो पेपर में एडीएस अप्रोच आई, सबसे पहले जो मैंने जहां से शुरू करा वहीं लिखोगे। एन इकोनॉमी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम वेयर एग्रीगेट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। शेड्यूल ये बना देना, इसमें चाहो तो आई को लिखो, चाहो तो नहीं भी लिखो, खैर आई लिखना पड़ेगा आपको एडी निकालने के लिए। चाहो तो एस को लिखो, चाहो तो ना लिखो, एस की बात मैं पर्टिकुलरली बोल सकता हूँ। ठीक है, वो आपकी इच्छा है। मैं होता तो मैं तो एज इट इज शेड्यूल बना देता हूँ। ठीक है जी, और अब कर्व बनाता, कर्व कैसे एक्सप्लेन करता हूँ ये समझो। ठीक है जी, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट दिस एंड दैट, वही इनकम, वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं कंजम्पशन, वो सब तो चिपका ही लोगे भैया जो चिपकाते थे। ठीक है बेटा, एएस कर्व कैसा होता है? प्रॉपर्टी आयुष 45 डिग्री का एंगल बनाता हुआ जाता है, याद है आपको ये बात? एग्रीगेट सप्लाई हमेशा बेटा इस इनकम कर्व को बिल्कुल बीच से काटते हुए चला जाता है, क्योंकि इनकम हमेशा एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। 45 डिग्री का एंगल। एडी कर्व हमेशा कहां से स्टार्ट होगा रचित? वाई एक्सिस, क्योंकि बेटा एग्रीगेट डिमांड में क्या है? कंजम्पशन, और कंजम्पशन कांट बी जीरो। ठीक है ना? इवन एट द इनकम लेवल ऑफ जीरो देयर इज सम कंजम्पशन, तो कंजम्पशन तो कुछ ना कुछ है। एग्रीगेट डिमांड हमेशा कहां से स्टार्ट होगा? वाई एक्सिस से। और आपने देखा शुरू के 4 पॉइंट ऐसे थे वेयर एडी इज ग्रेटर देन एएस। पांचवें पॉइंट पे का इंटरसेक्शन हुआ और छठे पॉइंट में एएस कर्व ऊपर हो गया। यानी कि जब आप ये बनाओगे ना बेटा, एग्रीगेट डिमांड कर्व वाई एक्सिस से स्टार्ट, कुछ ऐसा। ये मान लो शुरू के 4 पॉइंट है, इनकम 0 है तो एडी ऊपर है, इनकम 100 है तो एडी ऊपर है, ऐसे इनकम 200 है तो भी ऊपर है, 300 है तो भी ऊपर है, 400 पे का इंटरसेक्शन हो गया, 500 पे कहीं हो गया। ठीक है जी, लगभग कर्व कुछ ऐसा ही बनेगा। ये एग्रीगेट डिमांड का कर्व है, कोई दिक्कत इस बात में नहीं? समझ में आती है बात? अभी आगे बढ़े बेटा। ये जो शुरू के 4 पॉइंट हैं, ये वही सिचुएशन है ना वेयर एडी इज ग्रेटर देन एएस, जहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से काफी ज्यादा है। मतलब समझते हो इस चीज का? एग्रीगेट डिमांड क्या थी? प्लानिंग टू बाय, यानी कि कंज्यूमर ज्यादा खरीदना चाहता है, प्रोड्यूसर उतना विलिंग टू सप्लाई नहीं है, उतना बेच नहीं पा रहा या बेचना नहीं चाहता जितना कंज्यूमर खरीदना चाहता है। अगर ऐसा रियलिटी में हो गया तो क्या होगा? सबसे पहला इंपैक्ट बेटा, आपके पास जो स्टॉक में इन्वेंट्री है ना, सब खाली हो जाएगी। मान लो आपने बनाई 100 यूनिट लेकिन डिमांड 150 की आ गई, तो अगर आपके पास स्टॉक में 20-30 यूनिट है वो तो खाली हो ही जाएंगी, वो तो कहने की बात ही नहीं है। ठीक है ना जी? ये बात समझ में आती है? जो स्टॉक में इन्वेंट्री होगी वो खाली हो जाएगी, पहला इंपैक्ट।
दूसरा इम्पैक्ट बेटा, अच्छा प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऐसी सिचुएशन में? मेरे को लगता है सबसे आसान होता है प्राइस का सोचना। प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ेगा बेटा। लेकिन प्राइस का नंबर ना तीसरे नंबर पे आता है। सबसे पहली कोशिश जो की जाती है वो की जाती है प्रोडक्शन बढ़ाने की, कि प्रोडक्शन बढ़ा दो, किसी तरीके से डिमांड को मीट आउट कर दो। और प्रोडक्शन ऐसा तो बढ़ेगा नहीं बेटा, नौकरियां देने की कोशिश करेंगे, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे हम, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की कोशिश की जाएगी बेटा। और अगर इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो प्राइसेस इकोनॉमी में बढ़ जाएंगे। दिस इज द अल्टीमेट इम्पैक्ट। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ आती है बात? ये जो बेटा जहां एडी और एएस ने इंटरसेक्शन किया, ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ई, इक्विलिब्रियम, इफेक्टिव डिमांड, तीनों नाम है इसके। पॉइंट ई भी बोलते हैं लोग इसको प्यार से, इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं बेटा, और इफेक्टिव डिमांड भी बोला जाता है, इफेक्टिव डिमांड। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? इजी वन, बढ़े आगे। ये सिचुएशन बताओ वेयर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। दिख रहा है ना आखिरी पॉइंट? एस कर्व ऊपर चला गया, डी नीचे चला गया इसके। अब क्या होगा? यानी कि प्रोड्यूसर ज्यादा बेचना चाहता है, डिमांड उतनी आ नहीं रही है। मान लो आपने 100 यूनिट बनाई तो 80 डिमांड है, आपने फिर 100 यूनिट बनाई फिर 80 डिमांड आई। अब वो 2 साल हो गया, तीसरा साल क्या करोगे? अब 100 बनाओगे? अब आप सोचोगे 80, 80 भी नहीं बना पाओगे क्योंकि 40 तो पहले ही पड़ी है। अनइंटेंडेड इन्वेंट्री का भी तो स्टॉक लग गया आपके पास ना करते ही, है ना? अनइंटेंडेड इन्वेंट्री का भी तो स्टॉक लग गया। तो ऐसे सिचुएशन में करोगे क्या बेटा? तीन चीजों पर इंपैक्ट सोचना है बेटा। अब आप प्रोडक्शन गिराने की कोशिश करोगे, और प्रोडक्शन जब गिराने की कोशिश करोगे तो बेटा ऑटोमेटिकली आप लोगों की नौकरियां खा जाओगे। ठीक है ना जी? कहीं ना कहीं इकोनॉमी में बेटा आप एम्प्लॉयमेंट गिरा दोगे, और कहीं ना कहीं बेटा अगर इसके बाद भी ये सिचुएशन नहीं ठीक हुई तो बेटा प्राइसेस उड़ जाएंगे इकोनॉमी से। कोई दिक्कत? ठीक है जी। पेपर में 4 साल रिपीट होते आए हैं ये क्वेश्चन। एक सेकंड देना मेरे को। पेपर में ना 4 साल रिपीट होते आए हैं क्वेश्चन एक ही जैसे। मतलब मैं अगर बोलूं 1 साल इसका इम्पैक्ट आ जाता है, 1 साल इसका, 1 साल इसका, 1 साल इसका। ठीक है जी। और अभी एस और आई वर्ड आ रहा हूँ। जब एस और आई अप्रोच खत्म हो जाएगी ना तो मैं बता रहा हूँ 10 के 10 सालों के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। 1 साल उसका, 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 आना ही आना है, कंफर्म्ड क्वेश्चन। ठीक है जी। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे बढ़ जाए। अब पेपर में ऐसा ही अप्रोच आई है, शुरू की 2 स्लाइड सेम। ठीक है जी। एन इकोनॉमी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम वेयर एडी इज इक्वल्स टू एएस। एडी और एएस को बराबर रखने से बना एस और आई अप्रोच। ठीक है जी। शेड्यूल कट कॉपी पेस्ट सेम, कट कॉपी पेस्ट सेम। ठीक है जी। अब आ जाओ बेटा कर्व पे। बस कर्व ये नहीं बनाओगे, कर्व अब दूसरा बनाओगे, बस बाकी तो सब कुछ सेम है। ठीक है जी। चलो कर मैं थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ चीज दिखाई दूं आपको। ऑल्दो मैं स्केल से नहीं बना रहा, थोड़ी बहुत ही एरर तो मेरी तरफ से भी होगी। इन्वेस्टमेंट कर्व की प्रॉपर्टी क्या है दिव्य? यार ये क्या बात हुई यार, तुम यार अब रिवीजन बैच में ऐसे काम नहीं चलेगा कि सिर हिला दिया। अभी कर्व, अभी तेरे सामने शेड्यूल बना है, प्रॉपर्टी तो वहीं से बनेगी। 40 40 40 40। इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना? 100 इनकम है तब भी 40, 200 पे भी 40, 0 पे भी 40, 300 पे 40, हर लेवल पे इनकम के 40 आएंगे। ठीक है ना जी? पार्थ सेविंग कर बाय डैश एक्सिस से, और पॉजिटिवली स्लोप कर रहे। स्टार्टिंग में सेविंग्स नहीं डिस सेविंग्स होती है, तो ये स्टार्ट कहां से होता है? बाय डैश एक्सिस से होता है। ठीक है ना जी? और चलो अच्छा, चलो कोई नहीं, एनालिसिस थोड़ा सा और तगड़ा कर देते हैं। इधर देखना जी, ये रहा आई, ये रहा एस। शुरू के 4 पॉइंट दिख रहे हैं, वेयर आई इज ग्रेटर देन एस। आई इज ग्रेटर देन एस बेटा। 5वां पॉइंट, आई और एस बराबर, देन सेविंग इज ग्रेटर देन आई। आई कर छोटा कैसे से, है ना? तो बनेगा कैसे अब ये भी समझो बेटा। इनिशियली सेविंग्स नहीं डिस सेविंग्स होती है, डिस सेविंग्स है।
डिस सेविंग से शुरू किया मैंने, ये कर्व कुछ ऐसा ही तो है। ये सारा हिस्सा डिस सेविंग है, कहीं ना कहीं सेविंग जीरो भी होती है, कहीं इन्वेस्टमेंट को इंटरसेक्ट भी करती है और फिर इससे ऊपर भी निकल जाती है ना जी। जिन्होंने यार पहला चैप्टर सुना है यार, इतना तो पता ही होगा यार, सेविंग कर्व की प्रॉपर्टी मैं दूसरे चैप्टर में थोड़ी बताऊंगा। ठीक है ना जी बाबू। ये चार पॉइंट, ये चार पॉइंट जहां तक इंटरसेक्शन नहीं हुआ, आई कर्व बहुत ऊपर है सेविंग से। यही है ना सेविंग कर्व, बहुत नीचे है अभी तो, आई तो बहुत ऊपर है ना। इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग्स दिखाई दे रहा है, मतलब समझते हैं इस बात का। ये जो इम्पैक्ट एडी इज ग्रेटर देन एएस का, वही इम्पैक्ट इसका भी है। मैं बोलने का तरीका चेंज कर दूंगा, मैं बाकी सब सेम बातें बोलूँ कि यहाँ पर प्रोड्यूसर डिस सेविंग्स कर रहा है, मतलब कि उसके घर में सेविंग रखी है ना, वो भी पैसे उठा के ला रहा है, प्रोडक्शन में पैसे लगाना चाह रहा है। प्रोड्यूसर कर रहा है डिस सेविंग। प्रोड्यूसर क्यों कर रहा है डिस सेविंग? कहीं ना कहीं वो प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और प्रोडक्शन ऐसे तो बढ़ेगा नहीं बेटा, नौकरियां भी बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी, सेम बात। जहां इंटरसेक्शन हो गया ये पॉइंट ई, इफेक्टिव डिमांड इक्विलिब्रियम, और उसके बाद वेयर S is greater than I या I is less than S, यही है ना वो सिचुएशन, S is greater than I। क्या होगा इसका? अब प्रोड्यूसर ने सेविंग करनी शुरू कर दी, पैसा निकाल रहा है बिजनेस से, घर लेके जा रहा है। क्यों कर रहा है? प्रोडक्शन गिराने की कोशिश की जा रही है। प्रोडक्शन ऐसे नहीं गिरेगा, नौकरियां खा जाओगे आप लोगों की, एम्प्लॉयमेंट भी गिरा दोगे सिचुएशन। आई होप बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। ठीक है जी। और अगर मैं स्केल से बनाता, जो कि मैंने नहीं बनाया, तो ये दोनों पॉइंट बेटा सेम लाइन में होते हैं। अभी तो मुझे पता है तिरछे हो गए हैं बिल्कुल, तो बिल्कुल सेम होते हैं, क्योंकि मैं पहले ही दिखा चुका हूँ 400 की इनकम पे एस और आई भी बराबर है और एडी और एस भी बराबर है। ठीक है ना जी। और मैं हमेशा चाहता हूँ बेटा ये डायग्राम एक ही पेज पे बनाओ आप, ताकि आपको बहुत अच्छे से आइडिया रहे। ठीक है जी। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मेरे से ना खुद, मैं मतलब पर्सनली ये मेरी बात है, मुझे नहीं पता आप कैसा सोचते हो, कि मुझसे डायरेक्टली ये नहीं सोचा जाता। पेपर में अगर पूछता है ना कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पे, क्या इंपैक्ट पड़ेगा प्रोडक्शन पे, एम्प्लॉयमेंट पे, प्राइस पे, मुझसे नहीं डायरेक्टली सोचा जाता। मैं वही सिचुएशन सोचनी शुरू कर देता हूँ, और पेपर में शुरुआत ही ऐसे करता हूँ। ये वही सिचुएशन है जहाँ एडी और ग्रेटर, एडी इज ग्रेटर देन एएस, दोनों सिचुएशन में कोई अंतर नहीं है। और अगर एडी इज ग्रेटर देन एएस है तो ये इंपैक्ट पड़ जाएगा। और अगर ये पूछे अगेन, में से फिर नहीं सोचा जाता, मैं क्या करता हूँ, मैं यहीं से सोचना शुरू करता हूँ। अब आप देख लो कि आप कैसे करोगे। ठीक है जी। और ये 10 साल है, ऐसा हो नहीं सकता 11वीं में ना आए, कंफर्म। बढ़ जाऊँ आगे? बढ़िया। चलो जी, अब मैं बेटा एक नए टॉपिक पे शिफ्ट कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम है मल्टीप्लायर। मैं कुछ लिख दूं पहले, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। लोग उत्तर जी सामने देखना। बेटा टॉपिक का नाम है मल्टीप्लायर, या कुछ लोग इसको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। ठीक है जी। अभी 10 मिनट के लिए जो मैंने बात लिखी है ना बेटा, रटनी पड़ेगी, 10 मिनट में खुद ब खुद क्लैरिफाई हो जाएगी। फिर भी मैं एक बार बोलता हूँ मतलब क्या है। बेटा मैंने लिखा एन इनिशियल इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लीड टू द ग्रेटर इंक्रीज इन द इनकम। मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा इंक्रीज करो, तो इनकम में बस वो थोड़ा सा ही इंक्रीज नहीं होगा, इनकम कई गुना बढ़ जाएगी। ये कहता है मल्टीप्लायर। ठीक है जी। और बेटा यही बात मैंने दूसरे सेंस में यहां पर लिख दी, दोनों बातें लिखोगे तो टीचर पे और अच्छा इंप्रेशन जाएगा।
multiplier expresses the relation between the increase in income due to increase in investment. चलो खैर मैं मतलब क्लियर करता हूँ बेटा। मल्टीप्लायर को ना हम एक्सप्रेस करते हैं विद द टर्म के, ठीक है जी। और के किसके बराबर होता है? के बराबर होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। क्या कहना चाह रहा है मैं और एक बार यहां से बताता हूँ। ये कह रहा है अगर आप इन्वेस्टमेंट में मान लो 100 करोड़ का इंक्रीज करोगे तो इनकम सिर्फ 100 करोड़ से नहीं बढ़ेगी, इनकम कई गुना बढ़ेगी, कई गुना। सिर्फ 100 करोड़ नहीं बढ़ सकती, गारंटी है बात, कई गुना बढ़ेगी इनकम। ये कहना चाहता है मल्टीप्लाई। ठीक है जी, समझ आती है बात? अभी मैंने इसको एक्सप्लेन करना, समझ लो। अगर ये समझ आ भी गया ना तो जीरो बात करी है मैंने इसके ऊपर, अभी मैंने समझाना है ये। ठीक है जी, आप सामने देख रहे हैं बेटा। मैं ना के ना और भी कुछ फॉर्मूला है जो डराइव कर रहा हूं आपके सामने। ठीक है जी, अभी हमने बेटा एक बात पढ़ी थी, ये हम लास्ट लेक्चर से भी पढ़ रहे हैं, इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव होती है। अगर इक्विलिब्रियम लेवल पर हो इकोनॉमी तो एस और आई बराबर होते हैं, तो मैं एस की वैल्यू आई पुट कर सकता हूं अगर ये इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तो। ठीक है जी, बोथ साइडेड मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा, यानी कि अगर इनकम में चेंज हो तो वो चेंज इनकम कहां लगेगी? या तो कंजम्पशन में लगेगी या इन्वेस्टमेंट में लगेगी। ठीक है जी, बोथ साइडेड डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, बोथ साइडेड डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, वाई से वाई कैंसिल 1। ये फॉर्मूला किसका है? एमपीसी। बेटा डेल वाई अपॉन डेल सॉरी डेल आई अपॉन डेल वाई किसी चीज का फॉर्मूला नहीं है, बट डेल वाई अपॉन डेल आई तो है। तो मैं इसको 1/k लिख सकता हूं क्या? 1/k तो लिख सकते हैं इसको। एमपीसी उधर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो दोनों साइड का। ठीक है जी, रेसिप्रोकल करूंगा तो के की वैल्यू क्या आ गई? 1/1 माइनस एमपीसी। दूसरा फॉर्मूला आपके सामने डेरिवेशन हुई है, कुछ भी रटवाया नहीं गया। क्लियर? तीसरा फॉर्मूला, समझदार को इशारा काफी। बेटा 1 माइनस एमपीसी किसके बराबर होता है? के 3 फॉर्मूला है, सारे न्यूमेरिकल इस चैप्टर में जितने भी हैं सब में के का यूज होगा। चाहिए फॉर्मूला लगे, चाहिए चाहिए बढ़ जाए आगे। अब मेरे को वो जो 2 बातें रटी हुई हैं आपने इससे ऊपर, उसको समझाना है। आज का मेन टास्क अब मेरा वो रह गया। ठीक है जी, 3 फॉर्मूला मैंने आपके सामने बना दिए। ठीक है, आओ अब उस बात को समझ लें, फिर मैं थोड़ा सा वाइंड अप के लिए सोचता हूँ। बेटा टॉपिक का नाम है वर्किंग ऑफ अ मल्टीप्लायर। अब मैंने आपको बताया 10 में से 5 सालों में ये आया और 5 सालों में न्यूमेरिकल आया मल्टीप्लायर का। ये टॉपिक ऐसे है भैया, छोड़ के जाना मतलब सीरियस क्राइम। आप खुद नहीं समझ पाओगे कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। बेटा वर्किंग ऑफ अ मल्टीप्लायर, एक बात से मैं आपको समझाता हूं। देखो हमारी इकोनॉमी का ना एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, जो चीज एक इंसान के लिए खर्चा है वो चीज दूसरे इंसान के लिए इनकम है। ठीक है जी, तो वो हो सकता है आप जो मेरे को ट्यूशन की फीस दे रहे हो वो आप सोचते हो यार मैंने खर्चा कर दिया, वो चीज मेरे लिए इनकम है। ठीक है जी, मैं कहीं खर्चता हूँ, मैं सोचता हूँ मेरा खर्चा हो गया, लेकिन सामने वाले की इनकम है वो खर्चता है, और ये कहानी पूरी इकोनॉमी में चलती रहती है। एक चीज किसी के लिए खर्चा वो दूसरे के लिए वो इनकम जरूर है। ठीक है जी, अब बेटा उसी बात से ये बात समझ में आ सकती है। मान लो बेटा मेरे देश की गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए खर्च करके एक हाईवे बनवाया। ठीक है जी, बेटा क्या मेरे देश को इन्वेस्टमेंट मिली 100 करोड़ की? फटाफट से बताओ, क्या मेरे देश को इन्वेस्टमेंट मिली 100 करोड़ की? बिल्कुल मिली। ठीक है जी, सरकार ने तो खर्च दिए 100 करोड़, पर बेटा किसी को तो इनकम मिली। बेटा जिस कॉन्ट्रैक्टर से आपने बनवाया, आपने उसको 100 करोड़ पे करे, लेट सपोज उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम कुछ और नहीं डीएलएफ है। ठीक है जी, डीएलएफ सर ने एक हाईवे कंस्ट्रक्ट करा, देश को इन्वेस्टमेंट भी मिल गई 100 करोड़ रुपए की और डीएलएफ को इनकम भी मिल गई 100 करोड़ की। ठीक है जी, बाबू क्या 100 करोड़ रुपए उसकी कमाई है, मतलब सेविंग्स है? नहीं जी, ऐसे की बात कर रहे, कुछ तो खर्चा ही होगा उसने और कुछ का अच्छा खासा खर्चा करा होगा। मान लो बेटा हम समझ लेते हैं इकोनॉमी का एमपीसी 0.9, एमपीसी इकोनॉमी का 0.9 है। एमपीसी का मतलब समझते हैं, अगर इनकम में चेंज हुआ तो उसमें से 90% आप खा जाओगे, ये बताता है एमपीसी। चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो वो अब
डीएलएफ को मिले 100 करोड़, और क्योंकि अगर इकोनॉमी का एमपीसी 0.90 है तो बेटा 90 करोड़ उसका भी खर्चा है। उसने जोड़े कितने होंगे? बस 10 ही करोड़ जोड़े होंगे। ऐसे ही हुआ होगा। ये 90 करोड़ रुपए कहाँ कहाँ खर्चे होंगे डीएलएफ ने? भैया यहाँ से सामान मंगाया, कंस्ट्रक्शन का इतना सारा मटेरियल मंगाया होगा, सीमेंट्स मंगाए होंगे, रेता मंगाया होगा, बजरी मंगाई होगी, स्टील मंगाया होगा, लोहा मंगाया होगा, सब कुछ मंगाया होगा, उसमें खर्च दिया 90 करोड़। जिन कॉन्ट्रैक्टर, जिन लेबर का इस्तेमाल करके उसने वो हाईवे कंस्ट्रक्ट करा, लेबर को सैलरी दी होगी, कुछ मशीनरी बाय करी होंगी, मशीनरी की पेमेंट की होगी, 90 करोड़ खर्चे गए बेटा। लेकिन आपने खर्च दिए डीएलएफ, उन मजदूरों की इनकम, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बेचने वाले दुकानदारों की इनकम, मशीनरी बेचने वाले दुकानदारों की इनकम, तो बेटा उनकी तो इनकम है, उनको मिल गई इनकम 90 करोड़ रुपए, है ना। आपने खर्चे डीएलएफ पर बेटा उनकी इनकम, बेटा उन्होंने भी कहीं ना कहीं खर्च होंगे। भाई मजदूरों ने अपना घर पे कपड़े भी खरीदे होंगे, खाना भी खरीदा होगा इस पीरियड के दौरान, वहीं तो खर्च होंगे पैसे। अब उन्होंने खर्च दिए भैया पैसे, कितना? 90%। इकोनॉमी का एमपीसी कितना माना हमने? 90%। तो भैया 81 करोड़ आपके भी खर्च हो गए, मजदूरों ने भी कितने छोड़ दिए? 9 करोड़ छोड़ दिए। 81 करोड़ आपने खर्चा, आपने क्या करा? राशन पानी खरीदा। अब भैया आपने खर्चा किया, पर बेटा जिन रिटेलर की दुकान से खरीदा उनकी इनकम, है ना। अब वो खर्चेंगे होलसेलर से सामान खरीदने में, और ये कहानी बेटा चले, मतलब रुकेगी नहीं और चलती ही जाएगी बेटा। और ये प्रोसेस बिल्कुल कंटिन्यूस है, चलता रहेगा। और पता कब तक चलता रहेगा? जब तक इनकम 1000 करोड़ नहीं हो जाएगी। अब ये क्या मेरा दिल कह रहा है 1000 करोड़ बोलने का? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है दिल कह रहा है, मैं इंटेंशनली एक कंसेप्ट लगा रहा हूँ, वो आप देख नहीं पा रहे। वो कंसेप्ट क्या लगा रहा हूँ मैं बेटा? मैंने मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाया। के की वैल्यू होती है k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी कितना है बेटा? 0.90, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई? 1/0.10, यानी कि k 10 टाइम्स है। k का 10 टाइम्स होना मतलब समझते हो? k का अब दूसरा फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा y अपॉन डेल्टा i वाला। अगर k 10 टाइम्स है, डेल्टा y में निकाल रहा हूं, मेरे एग्जांपल में इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज कितना है? 100 करोड़। तो बेटा इनकम कितनी बन गई? 1000 करोड़। ये मैंने यहां से 1000 करोड़ किया। अभी मैं अपनी बात पर वापस आऊंगा, 1 मिनट दो मुझे बेटा। अगर ये टोटल इनकम 1000 करोड़ है तो टोटल कंजम्पशन कितनी? 90%। तो टोटल सेविंग्स कितनी? 100 करोड़। पेपर में एक बार पास्ट ईयर में क्वेश्चन आया कि मल्टीप्लायर का प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक इनिशियल इनकम चेंज इन सेविंग के बराबर नहीं हो जाती। प्रूव करो। और ये देखो प्रूव हो रहा है, ये भी प्रूव करने को आ गया था। यानी कि लिखना कुछ और नहीं था, वर्किंग ऑफ अ मल्टीप्लायर ही लिखना था आपको, बस आखिरी लाइन में कंक्लूजन बदल देना था। ठीक है जी। ऐसा ही सेम टॉपिक भी अगर आपको याद आ जाए, मनी मल्टीप्लायर, जिसका फॉर्मूला होता है 1/LRR। सेम टॉपिक है, कुछ भी नहीं बदलता वहां पर। ठीक है जी। अब मेरी बात को समझना बेटा, मैंने थोड़ी देर पहले यही बोला था, एन इनिशियल इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लीड्स टू द ग्रेटर इंक्रीज इन द इनकम। अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ की हुई है ना, सिर्फ इनकम 100 करोड़ नहीं जाएगी बेटा, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ठीक है जी। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की चर्चा कर देता हूँ, अभी मेरे पास है 3-4 मिनट, थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ इस चीज को, और तो थोड़ी क्लैरिटी होगी। बेटा ये जो जेनजी है ना, जो ये करंट जनरेशन है, इनका एमपीसी 0.9 ही है, एग्जैक्टली बता रहा हूँ। जितना इनको मिलता है 90% उड़ा देते हैं। जो जनरेशन आ रही है ना, नहीं, ये जनरेशन ही ऐसी है। फिर भी लेकिन इंडिया में ना लोग बहुत सेविंग सोचते हैं, प्लीज काम की बात बोल रहा हूँ मैं, सुनना जरूर। फिर भी इंडिया में लोग बहुत सेविंग्स सोचते हैं, आज भी बहुत लोग हैं जो सेविंग्स करने की सोचते हैं। तो हमारा एमपीसी ना ओवरऑल 90 के आसपास नहीं है। हमें जितनी इनकम मिलती है उसका 90 नहीं खर्च देते हम, 75-80 खर्च देते हैं। ठीक है ना। तो इसी वजह से इंडिया में मल्टीप्लायर की वैल्यू थोड़ी सी अभी कम है। मतलब जैसे यहाँ तो मेरे एग्जांपल में अगर मैं एमपीसी को 0.9 लू, तो कितने गुना क्रिएट हो रही है मनी? 10 गुना क्रिएट हो रही है। हमारी इकोनॉमी में इतना नहीं है, इंडियन इकोनॉमी में 7-8 गुना कह सकते हो आप। ठीक है ना जी। लेकिन अगर मैं यूएस की बात करूं, या और जो तरक्की कर चुके देश हैं, डेवलप्ड नेशन है बेटा, वहां पर लोग सेव नहीं करते, क्योंकि उनके दिमाग में पता क्या है, सेविंग किसके लिए करनी? हमारे लिए सब कुछ तो फ्री है,
एजुकेशन हमारे देश में फ्री, मेडिकल फैसिलिटी हमारे देश में फ्री, सब उड़ाओ सब खाओ। वहां पे भैया जितना आता है सब उड़ाते हैं लोग, सब का सब। चलो सब ना भी मानो, 90% मानो, तो वो हमारे से ज्यादा इनकम क्रिएट कर पाते हैं, यानी कि 10 टाइम्स ही जितना देश में इन्वेस्टमेंट होती है उसके 10 गुना इनकम बनती है हर बार। हम 8-9 गुना बना पाते हैं। इसलिए ध्यान रखना बेटा, इकोनॉमी खर्चों से चलती है, इनकम से नहीं। क्योंकि आप खर्चा करोगे, वो दूसरे की तो इनकम है ही है। कोविड में क्या हो गया था? खर्चे ही बंद हो गए थे, इसीलिए तो सारे देश घबरा गए थे। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल से लिंक कर रहा हूँ इस चीज को, खर्चे ही तो बंद हो गए थे, इसलिए तो दूसरे सारे देश घबरा गए थे कि कैसे चलेगा देश। खर्चा नहीं करोगे, जिनका परिवार का खर्चा 1 लाख रुपए था वो 10,000 रुपए पे आ गए थे। जब खर्चा ही नहीं होगा तो दूसरे को इनकम भी नहीं मिलेगी, इकोनॉमी ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएगी। पता है ना कितनी मंदी सही है बहुत सारे देशों ने, इंडिया में फिर भी उतनी मंदी नहीं आई जितनी बाकी देशों में आई है। बात क्लियर हुई? बिल्कुल अच्छे से। मल्टीप्लायर का मतलब समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा इंक्रीज करोगे तो इनकम में थोड़ा सा इंक्रीज नहीं होगा, कई गुना इंक्रीज होगा। ठीक है जी। और डिपेंड करेगा एमपीसी पर कि इकोनॉमी में लोग खर्चते कितना है। खर्चा ही इकोनॉमी की ग्रोथ का इंडिकेटर है। ठीक है, चलो। अब ऐसे आगे मेरे पास बहुत सारे टॉपिक है पर मैं अभी खत्म नहीं कर रहा, कल ये चैप्टर खत्म कर दूंगा, न्यूमेरिकल भी शुरू कर दूंगा कल ही। ठीक है जी, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।